सोचिए एक ऐसा महल जहां के डाइनिंग टेबल पर चांदी की ट्रेन मेहमानों को खाना परोसती हो। जिस महल की छत पर जब इटली से मंगाए गए 7 टन के झूमर टांगने थे, तब उन झूमरों को टांगने से पहले छत पर हाथियों को चढ़ाकर देखा गया कि महल की छत वजन सह भी पाएगी या नहीं। 400 कमरों का वो विशाल जयविलास पैलेस, 623 किलो सोना, 332 किलो चांदी, 9वीं सदी की बेशकीमती पेंटिंग्स और करीब 40,000 करोड़ रुपए की अकूत दौलत। भारत के इतिहास में ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से ज्यादा रसूख और दौलत शायद ही किसी के पास रही हो। लेकिन सियासत और दौलत का नशा खून के रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ग्वालियर का यह जयविलास पैलेस भी इसी कड़वे सच का गवाह बना। यह 40,000 करोड़ की दौलत एक दिन इसी परिवार के गले की हड्डी बन गई। सोचिए उस राजघराने के अंदर नफरत की दीवार कितनी गहरी होगी, जहां एक ही छत के नीचे देश की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां आमने सामने आ गई। मां जनसंघ की संस्थापक सदस्य बन गई और बेटे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। राजनीति की यह दुश्मनी धीरे धीरे घर की चौखट लांघकर बेडरूम्स और तिजोरियों तक पहुंच गई। नौबत यहां तक आ गई कि जयविलास पैलेस के कमरों और विंग्स पर ताले जड़ दिए गए। महल के नौकरों को भी चुनना पड़ा कि वो राजमाता के वफादार हैं या माधवराव सिंधिया के। बात सिर्फ राजनीति तक रुक जाती तो गनीमत थी, लेकिन इस कला ने एक बहुत खौफनाक मोड़ ले लिया। राजमाता विजयराजे सिंधिया ने एक ऐसी वसीयत लिख डाली जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। उन्होंने अपने इकलौते बेटे माधवराव सिंधिया को अपनी पूरी जायदाद से ही बेदखल कर दिया। राजमाता का गुस्सा इतना भयंकर था कि उन्होंने अपनी वसीयत में यहां तक लिख दिया कि उनके मरने के बाद उनका बेटा उनकी चिता को आग भी नहीं देगा। पुश्तैनी शिवलिंग तक को लेकर मां बेटे में आमरण अनशन तक की नौबत आ गई। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी। इस पूरी पारिवारिक और सियासी जंग में अचानक एंट्री होती है एक 19 साल के नौजवान की। यह लड़का उस वक्त अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जब वो लौटकर भारत आता है तो जायदाद के लिए अपनी ही सगी दादी और अपने पिता दोनों के खिलाफ कोर्ट में केस ठोक देता है। ये नौजवान लड़का कोई और नहीं बल्कि आज के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। ज्योतिरादित्य ने अदालत में दावा किया कि दादी की नई वसीयत झूठी है और वो खुद इस 40,000 करोड़ की दौलत के असली वारिस हैं। आज साल 2026 है। वो 19 साल का नौजवान आज देश का एक बेहद ताकतवर केंद्रीय मंत्री है। उनकी 2 बुआएं वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे भी उसी बीजेपी का हिस्सा हैं। दशकों तक कोर्ट के चक्कर काटने के बाद अब जाकर ये परिवार एक मेज पर बैठा है। जुलाई 2026 में ग्वालियर कोर्ट में एक राजीनामा पेश हो चुका है। 35 साल पुरानी वो कानूनी जंग अब खत्म होने की कगार पर है, जिसने सिंधिया परिवार को अंदर तक खोखला कर दिया था। आज हम किस्सा में ग्वालियर के सिंधिया घराने की वो कहानी सुनाएंगे जो आज तक राजशाही के मोटे पर्दों के पीछे छिपी रही। बताएंगे आपको कि कैसे महाराष्ट्र के सतारा का एक मामूली सैनिक जो पेशवा की जूतियां अपने सीने से लगाकर सोता था, उसने भारत का सबसे अमीर राजघराना कैसे खड़ा कर दिया। कैसे 1857 की क्रांति में इस परिवार पर गद्दारी के दाग लगे। कैसे अटल बिहारी वाजपेयी को हराने के लिए इस परिवार में ही सेंध मारी हुई। और सुनाएंगे आपको 40,000 करोड़ के पारिवारिक गेम ऑफ थ्रोन्स की पूरी कहानी, जिसका 35 साल बाद अब अंत होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। और ये किस्सा है भारत के सबसे बड़े राजघरानों में से एक सिंधिया परिवार और उसके उस ऐतिहासिक प्रॉपर्टी विवाद का, जिसकी गूंज से आज भी सियासत हिल उठती है। इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि सदियों पहले होती है। महाराष्ट्र के सतारा के पास एक छोटा सा गांव है, कनेरखेड़। यहां एक शिंदे परिवार रहा करता था। ये लोग कुंबी जाति से ताल्लुक रखते थे और गांव के पाटिल यानी मुखिया हुआ करते थे। इसी परिवार में एक शख्स था राणोजी शिंदे।
राणोजी कोई राजा या नवाब नहीं था। वो मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम की फौज का एक मामूली सा सिपाही था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। कहा जाता है कि एक रोज पेशवा बाजीराव और छत्रपति शाहूजी महाराज की बहुत लंबी मुलाकात चल रही थी। मुलाकात खत्म होने के बाद जब बाजीराव बाहर निकले तो उन्होंने एक अजीब सा नजारा देखा। उनका निजी सेवक राणोजी जमीन पर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसने पेशवा की जूतियों को अपने सीने से एकदम कसकर पकड़ रखा था। उस दौर में दुश्मनों को मारने के लिए अक्सर जूतियों में जहर लगा दिया जाता था। राणोजी को डर था कि कोई पेशवा की जूतियों से छेड़छाड़ ना कर दे। राणोजी की इसी वफादारी ने पेशवा बाजीराव का दिल जीत लिया। उन्होंने तुरंत राणोजी को अपनी सबसे खास सैन्य टुकड़ी पागा में शामिल कर लिया। बस यहीं से सिंधिया सल्तनत की नींव पड़ी। राणोजी सिर्फ वफादार नहीं था, बल्कि एक बेहद चालाक और बहादुर योद्धा भी था। साल 1728 में जब पेशवा ने मालवा को मुगलों से छीना तो राणोजी को वहां का सूबेदार बना दिया गया। उसे मालवा से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। राणोजी ने इसके बाद कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी। साल 1738 में हैदराबाद के निजामुल मुल्क और 1739 में पुर्तगालियों के खिलाफ उसने अपनी बहादुरी का वो लोहा मनवाया कि पेशवा ने पूरा मालवा ही हमेशा के लिए उसके सुपुर्द कर दिया। एक मामूली सिपाही अब एक बहुत बड़ा जागीरदार बन चुका था। साल 1745 में राणोजी की मौत हो गई। इसके बाद इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साल 1759 में उनके बड़े बेटे जयप्पा को मार दिया गया और फिर आया साल 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस लड़ाई में सिंधिया परिवार का लगभग पूरा सफाया हो गया। हाल ही में लल्लन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया था कि पानीपत की उस लड़ाई में उनके परिवार के करीब 20 सदस्यों के सर काट दिए गए थे। इस भीषण नरसंहार में सिर्फ राणोजी का एक छोटा बेटा बच पाया। उसका नाम था महादजी सिंधिया। महादजी ने हार नहीं मानी। वो दक्कन गए और वहां से पूरी बाजी पलट दी। महादजी ने अपनी सेना में फ्रांसीसी कमांडर बेनवा द बोइन को भर्ती किया। द बोइन की मदद से महादजी ने एक बेहद ताकतवर और आधुनिक फौज खड़ी कर दी। इस फौज में 16 पैदल बटालियन, 500 तोपें और 1 लाख से ज्यादा घुड़सवार शामिल थे। महादजी की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हरा दिया। साल 1788 में जब गुलाम कादिर ने दिल्ली पर हमला किया तो महादजी ने ही दिल्ली को मराठा सेना के लिए सुरक्षित किया था। यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है, जो परिवार सतारा में शिंदे था वो उत्तर भारत आकर सिंधिया कैसे बन गया? इसका जवाब अंग्रेजों की जुबान और सरकारी दस्तावेजों में छिपा है। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए भारत के कई नाम बिगाड़े थे, जैसे कानपुर को कानपुर या मुंबई को बॉम्बे कर दिया था। बिल्कुल वैसे ही उन्होंने शिंदे को सिंधिया कर दिया था। इसी तरह मराठा साम्राज्य में इस परिवार का सरनेम हमेशा शिंदे ही रहा। लेकिन जब महादजी ने उत्तर भारत में अपना दबदबा बनाया और अंग्रेजों से उनका सीधा वास्ता पड़ा तो ब्रिटिश लहजे में शिंदे शब्द का उच्चारण बदल गया। अंग्रेजों के लिए शिंदे बोलना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए उन्होंने इसे अंग्रेजी में सिंधिया लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यही स्पेलिंग सरकारी और शाही दस्तावेजों में पक्के हो गए और मराठा शिंदे परिवार हमेशा के लिए ग्वालियर का सिंधिया राजघराना बन गया। महादजी सिंधिया की 9 पत्नियां होने के बावजूद उनका अपना कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे दौलत राव को वारिस चुन लिया। दौलत राव का राज आते ही सिंधिया सल्तनत की चमक फीकी पड़ने लगी। दौलत राव अंग्रेजों के सामने कमजोर साबित हुआ। वो एक के बाद एक कई लड़ाइयां हार गया और दिल्ली, आगरा, जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े इलाके उसके हाथ से निकल गए। वो सिंधिया सल्तनत जिसने कभी दिल्ली फतेह की थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन महज एक रियासत बनकर रह गई। इसी गुलामी के दौर में इस परिवार पर एक ऐसा दाग लगा जो आज तक गाहे बगाहे सियासत में उछाला जाता है। ये दाग था 1857 की क्रांति में गद्दारी का आरोप। इल्जाम लगा कि जब देश में आजादी की पहली चिंगारी भड़की तो ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया। हिंदुत्व के सबसे बड़े विचारकों में से एक विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जयाजी राव सिंधिया के लिए बहुत ही कठोर शब्द लिखे हैं।
सावरकर ने उन्हें फिरंगियों का गुलाम और कायर कहा। सावरकर ने यहां तक लिखा कि जब रानी की मुलाकात जयाजी राव से हुई तो एक कोबरा भी अपने ऊपर पैर रखे जाने पर इतना नहीं फुंकारता जितना लक्ष्मीबाई इस गद्दार को देखकर गुस्से से भर गई थी। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। सिंधिया परिवार गद्दारी के इस कलंक को सिरे से खारिज करता है। राजमाता विजयराजे सिंधिया ने अपनी आत्मकथा प्रिंसेस में लिखा है कि जयाजी राव उस वक्त बहुत मजबूर थे। उनकी अपनी ही सेना बागी हो चुकी थी। इसके बावजूद जयाजी राव ने रानी लक्ष्मीबाई के परिवार और उनके साथ की औरतों को पनाह दी और उन्हें एकदम सुरक्षित आगरा के किले तक पहुंचाया था। इसी बात को मौजूदा वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दोहराते हैं। लल्लन टॉप के उसी इंटरव्यू में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि जयाजी राव सिंधिया ने अंत तक रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी। अंग्रेजों ने जयाजी राव से रानी के खिलाफ सेना का इस्तेमाल करने को कहा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया था और जेल में डाल दिया था। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात एकदम साफ है कि 1857 के बाद सिंधिया परिवार पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गया। उन्हें अंग्रेजों से बड़े बड़े खिताब और इनाम जरूर मिले, लेकिन उनकी असली और आजाद ताकत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। जयाजी राव के बाद साल 1886 में उनके बेटे माधोराव सिंधिया गद्दी पर बैठे। माधोराव का दौर ग्वालियर रियासत के लिए बहुत शानदार रहा। उन्होंने ग्वालियर को एक आधुनिक शहर बनाया, वहां रेलवे लाइनें बिछाई और उद्योग धंधे शुरू किए। इस परिवार की अथाह दौलत और जयविलास पैलेस की शानो शौकत को माधोराव ने कई गुना बढ़ा दिया। साल 1925 में माधोराव के निधन के बाद उनके बेटे जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर के नए महाराज बने। ये वही जीवाजी राव थे जिनका विवाह राजमाता विजयराजे सिंधिया से हुआ था। साल 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी के बाद जीवाजी राव सिंधिया ने अपने इस विशाल साम्राज्य का भारत में विलय कर दिया। लेकिन 1950 के दशक में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस राज परिवार को राजनीति के अखाड़े में उतरने पर मजबूर कर दिया। एक बहुत बड़ा आरोप लगा। आरोप था कि महात्मा गांधी की हत्या में इस्तेमाल हुई पिस्तौल ग्वालियर से खरीदी गई थी। यह पिस्तौल ग्वालियर रेजिमेंट के एक रिटायर्ड कर्नल की थी। ऊपर से इस इलाके में हिंदू महासभा ने अच्छी खासी सीटें जीत ली थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इन सब चीजों के लिए ग्वालियर राजघराने को जिम्मेदार ठहराने लगे। उस वक्त जीवाजी राव की तबीयत बहुत खराब रहती थी। ऐसे में उनकी पत्नी महारानी विजयराजे सिंधिया नेहरू से मिलने दिल्ली पहुंची। बातचीत हुई और नेहरू ने 1957 के चुनाव में उन्हें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया। जीवाजी राव की खराब तबीयत को देखते हुए इस ऑफर को ठुकराना मुश्किल था। आखिरकार विजयराजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने पर हामी भर दी। लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी ये राजनीतिक संधि बहुत जल्दी खत्म हो गई। ताबूत में आखिरी कील दो बड़ी घटनाओं ने ठोकी। पहली घटना साल 1966 की थी। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा ने एक बयान में राजघरानों को लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया। दूसरी बड़ी घटना थी बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की कांग्रेस शासनकाल में पुलिस के हाथों हत्या। प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या से जुड़ी पूरी घटना हम किस्सा के एपिसोड में पहले ही कवर कर चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, लौटते हैं कहानी पर। इन दोनों घटनाओं ने राजमाता को अंदर तक हिला दिया। साल 1961 में महाराजा जीवाजी राव के निधन के बाद राजमाता वैसे ही बहुत आहत थी। उन्होंने तुरंत कांग्रेस छोड़ दी और साल 1967 में जनसंघ का दामन थाम लिया। राजमाता ने जब पार्टी छोड़ी तो वो अकेले नहीं गई, वो अपने साथ कांग्रेस के 36 विधायकों को भी तोड़ ले गई। इस तरह मध्य प्रदेश में डीपी मिश्रा की सरकार गिरी और राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। बाद में राजमाता के साथ उनके बेटे माधवराव सिंधिया भी सियासत में आ गए। लेकिन ऑक्सफोर्ड से पढ़े माधवराव को अपनी मां की हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया तो गिरफ्तार होने वालों की लिस्ट में ग्वालियर घराने के दो नाम थे, जनसंघ की नेता राजमाता विजयराजे सिंधिया और उनके बेटे माधवराव सिंधिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए माधवराव अपने ससुराल नेपाल निकल गए, लेकिन राजमाता ने भागने से साफ इनकार कर दिया।
वो दिल्ली से वापस ग्वालियर लौटी और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उन्हें पहले पचमढ़ी की जेल में रखा गया और फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। माधवराव सिंधिया की जिंदगी पर छपी मशहूर किताब माधवराव सिंधिया अ लाइफ में वीर सांघवी लिखते हैं कि आपातकाल में जब माधवराव को देश छोड़कर भागना पड़ा तो वो अपनी मां की राजनीति से और ज्यादा चिढ़ गए। आपातकाल के बाद जब राजमाता जेल से लौटी तो उनकी प्राथमिकताएं बदल चुकी थी। वो राजनीति से दूर होकर परिवार को वक्त देना चाहती थी, लेकिन उनके सलाहकार सरदार संभाजी राव आंग्रे ने उन्हें वापस राजनीति में आने के लिए मना लिया। यहीं से मां बेटे के बीच दूरियों की एक ऐसी खाई खुदी जो कभी नहीं भर पाई। ये तकरार अपने चरम पर तब पहुंची जब साल 1980 में मां से खफा माधवराव ने जनसंघ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वहीं दूसरी तरफ राजमाता जनसंघ से बनी नई पार्टी बीजेपी की संस्थापक उपाध्यक्ष बन गई। अब ग्वालियर के विशाल जयविलास पैलेस की एक ही छत के नीचे दो अलग अलग राजनीतिक धड़ों की पॉलिटिक्स चलने लगी। ये पारिवारिक और सियासी टकराव साल 1984 के लोकसभा चुनाव में पूरी दुनिया के सामने आ गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव हो रहे थे। माधवराव ने अपनी पुरानी सीट गुना से कांग्रेस के टिकट पर पर्चा भर दिया था, लेकिन ग्वालियर से चुनाव लड़ने मैदान में आ गए अटल बिहारी वाजपेयी। ग्वालियर अटल का होम ग्राउंड था और यहां उन्हें राजमाता का पूरा समर्थन हासिल था। लेकिन इसी बीच राजीव गांधी ने एक बहुत बड़ा दांव चल दिया। पर्चा दाखिल करने के आखिरी कुछ घंटों में अचानक माधवराव सिंधिया चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने ग्वालियर से भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब लड़ाई आमने सामने की थी। माधवराव ने चुनाव में अपनी मां के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन राजमाता शांत नहीं रही। उन्होंने खुले मंच से गरजते हुए कहा कि मैं अहिल्याबाई होलकर की तरह हूं, जिसे अपने लोगों के लिए अपने बेटे को भी कुचलना पड़ा। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो सब सन्न रह गए। माधवराव ने अटल बिहारी वाजपेयी को 1,75,000 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया था। इस चुनाव ने माधवराव को कांग्रेस का हीरो तो बना दिया, लेकिन मां बेटे के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया। वीर सांघवी अपनी किताब में लिखते हैं कि इस चुनाव के बाद ग्वालियर का विशाल जयविलास पैलेस दो हिस्सों में बंट गया। महल के कमरों और विंग्स पर ताले जड़ दिए गए। राजमाता ने जयविलास पैलेस छोड़ दिया और बगल के रानी महल में रहने चली गई। महल के नौकरों और कर्मचारियों को भी चुनना पड़ा कि वो किसके वफादार है, राजमाता के या माधवराव सिंधिया के। नफरत की ये आग सिंधिया परिवार के उस पूजनीय पन्ने के शिवलिंग तक भी पहुंच गई, जिसे कभी महादजी सिंधिया अपनी पगड़ी में पहना करते थे। राजमाता ने इस शिवलिंग को वापस लेने के लिए आमरण अनशन की धमकी दे दी। आखिरकार माधवराव को झुकना पड़ा। उनकी पत्नी माधवी राजे ने भारी मन से वो शिवलिंग अपनी सास को सौंप दिया। यहां से ये लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं रही, ये पूरी तरह जायदाद, विरासत और जिद की लड़ाई बन गई। और इसी जिद ने एक ऐसी वसीयत को जन्म दिया जिसने इस परिवार को 35 सालों के लिए कोर्ट के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। साल 1961 महाराजा जीवाजी राव सिंधिया का निधन हो गया था और उनकी मौत के बाद राजमाता विजयराजे सिंधिया ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति का बंटवारा कर दिया। राजघरानों में अक्सर प्रिमोजेनीचर यानी ज्येष्ठाधिकार का नियम चलता है। इसका मतलब होता है राजपाट और दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा सबसे बड़े बेटे को ही मिलेगा। लेकिन राजमाता ने पूरी संपत्ति को 3 मुख्य भागों में बांट दिया। एक हिस्सा राजमाता ने खुद को दिया, दूसरा हिस्सा उनके इकलौते बेटे माधवराव सिंधिया को गया और तीसरा हिस्सा परिवार के सभी वारिसों में बांट दिया गया। यानी संपत्ति के वारिसों में शामिल थी राजमाता विजयराजे, बेटे माधवराव सिंधिया और उनकी 4 बेटियां पद्मा राजे, उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की 4 बुआएं। इसके बाद साल 1971 में परिवार में मौखिक समझौता हुआ, जिसे बाद में कानूनी रूप दिया गया। 31 दिसंबर 1971 और 31 मई 1976 को पार्टीशन डीड्स यानी बंटवारा दस्तावेज तैयार किए गए। 1980 में मुंबई के वकील डीएम हरीश को सोल आर्बिट्रेटर बनाया गया, जिन्होंने मां विजयराजे सिंधिया और बेटे माधवराव सिंधिया के बीच कुछ संपत्तियों का बंटवारा कर दिया। राजमाता ने कई ट्रस्ट बनाए, जैसे विजयराजे सिंधिया ट्रस्ट, सर जीवाजी राव सिंधिया ट्रस्ट, और संपत्तियां यहां ट्रांसफर कर दी।
जय विलास पैलेस भी अब एक ट्रस्ट का हिस्सा है। इसके अलावा सिंधिया इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी बनाकर वहां फिक्स कर दी। बहनों ने दिल्ली के सिंधिया पॉटरीज की जमीन पर बंगला बनाया। यहां तक सब कुछ एकदम शांत और सुलझा हुआ चल रहा था। विवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन फिर आता है साल 1984 का वो दौर जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। राजनीति ने मां बेटे के बीच नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि राजमाता ने साल 1985 में एक नई वसीयत लिख डाली। इस वसीयत ने सिंधिया घराने में भूचाल ला दिया। राजमाता ने अपनी सारी संपत्ति खुद और अपनी बेटियों के नाम कर दी। उन्होंने अपने इकलौते बेटे माधवराव सिंधिया को 40,000 करोड़ की इस अथाह जायदाद से एकदम बेदखल कर दिया। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आना अभी बाकी था। ये ट्विस्ट आया साल 1990 में। इस वक्त तक माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया महज 19 साल के थे। वो अमेरिका में रहकर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। लेकिन वसीयत के इस खेल ने उन्हें मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया। ज्योतिरादित्य ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने ग्वालियर की जिला अदालत में एक सिविल सूट दायर कर दिया। इस केस में उन्होंने अपनी सगी दादी विजयराजे सिंधिया को डिफेंडेंट नंबर 1 और अपने पिता माधवराव सिंधिया को डिफेंडेंट नंबर 2 बनाया। यानी एक पोते ने अपनी ही दादी और अपने पिता के खिलाफ 40,000 करोड़ की दावेदारी ठोक दी। अदालत में ज्योतिरादित्य का दावा बहुत कड़क और स्पष्ट था। उनका पहला दावा था कि सिंधिया परिवार में सदियों से ज्येष्ठाधिकार का नियम चला आ रहा है। इसका मतलब है कि पूरी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो ही नहीं सकता। इसलिए माधवराव को जो संपत्ति मिली है उसमें राजमाता को कोई मालिकाना हक नहीं मिल सकता। राजमाता को सिर्फ गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है। ज्योतिरादित्य ने यह भी दावा किया कि 1971 और 76 के बंटवारे वाले दस्तावेज पूरी तरह अमान्य है। उन्होंने अदालत को बताया कि दादी कई बेशकीमती संपत्तियों को बेचने या लीज पर देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजमाता ने सरोजनी नगर, वसंत विहार और कुसुमपुर क्ले माइंस जैसी प्रॉपर्टीज पर सौदे किए हैं और बयाना भी लिया है। ज्योतिरादित्य ने कहा कि इससे उनके भविष्य का अधिकार खतरे में पड़ रहा है। राजमाता ने अदालत में जवाब दिया कि बंटवारा पूरी तरह वैध है और इस याचिका को खारिज किया जाए। लेकिन ग्वालियर की अदालत ने अक्टूबर 1990 में जो फैसला दिया उसने राजमाता को बहुत बड़ा झटका दिया। अदालत ने ज्योतिरादित्य के पक्ष में एक अस्थायी रोक लगा दी। राजमाता को विवादित संपत्तियों को बेचने या ट्रांसफर करने से साफ रोक दिया गया। अदालत ने शुरुआत में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलड़ा भारी माना और उन्हें एक बहुत बड़ी कानूनी राहत दे दी। राजमाता ने इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन दाखिल किया और यह केस लंबा खिंचने लगा। लेकिन साल 2001 में इस परिवार पर एक साथ दो बहुत बड़ी और दुखद गाज गिरी। 25 जनवरी 2001 को राजमाता विजयराजे सिंधिया का निधन हो गया और उसके ठीक 8 महीने बाद 30 सितंबर 2001 को एक राजनीतिक रैली में जाते वक्त माधवराव सिंधिया का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और उनका भी निधन हो गया। यहां एक बात और जान लीजिए कि माधवराव सिंधिया की मौत के बाद गांधी परिवार ने एक बहुत बड़ी परंपरा तोड़ी थी। अक्सर नेता कांग्रेस ज्वाइन करने पार्टी दफ्तर जाते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य के मामले में ऐसा नहीं हुआ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुद उनके दिल्ली वाले बंगले पर पहुंचे थे। वहीं पर करीब 30 साल की उम्र में ज्योतिरादित्य को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई थी। पिता की मौत के बाद ये उनके राजनीतिक सफर की एक बड़ी शुरुआत थी। खैर, अपनी मूल कहानी पर वापस लौटते हैं। दादी और पिता दोनों गुजर चुके थे, लेकिन जायदाद की यह जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। साल 2001 के बाद यह लड़ाई अगली पीढ़ी के बीच आ गई। अब मैदान में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उनकी बुआएं खड़ी थी। बुआओं ने अदालत में दावा कर दिया कि राजमाता ने साल 1999 में एक और वसीयत बनाई थी, जिसमें उन्होंने पूरी संपत्ति सिर्फ अपनी बेटियों के नाम कर दी थी। अब यह लड़ाई एक पोते और उनकी बुआओं के बीच की भीषण जंग बन चुकी थी। ये बुआएं कौन थी और कैसे इस 35 साल पुरानी जंग का अंत अब एक ऐतिहासिक राजीनामे के साथ हो रहा है? इस राजीनामे में क्या है, आइए समझते हैं। साल 2001 के बाद ये कानूनी लड़ाई एक नया मोड़ ले चुकी थी। राजमाता और माधवराव सिंधिया के निधन के बाद अब आमने सामने थे एक भतीजा और उसकी बुआएं। पहले जान लीजिए कि ज्योतिरादित्य की ये बुआएं आखिर है कौन।
वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बीजेपी की कद्दावर नेता हैं। यशोधरा राजे भी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रही हैं, वो भी बीजेपी की बड़ी नेता हैं और ग्वालियर में जयविलास पैलेस के ठीक बगल में बने रानी महल में ही रहती हैं। इसी रानी महल में कभी राजमाता विजय राजे सिंधिया रहती थी। तीसरी बुआ उषा राजे चर्चाओं से थोड़ा दूर रहती हैं। सबसे बड़ी बुआ पद्मा राजे का 1960 के दशक में ही निधन हो गया था, इसलिए उनकी 2 बेटियां इस केस में पक्षकार है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य की सगी बहन चित्रांगदा सिंह भी इस बंटवारे का हिस्सा है। साल 1990 में जो ज्योतिरादित्य खुद को इकलौता वारिस साबित करने के लिए लड़ रहे थे, उनके सामने अब दोहरी चुनौती खड़ी थी। वारिस होना भी साबित करना था और अपनी 40,000 करोड़ की संपत्ति को बुआओं के दावों से भी बचाना था। साल 2017 में यह केस जबलपुर हाईकोर्ट में एक नए एंगल के साथ फिर से शुरू हुआ। साल 2020 में ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस छोड़ दी और वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब भतीजा और बुआएं सब एक ही राजनीतिक छतरी यानी बीजेपी के नीचे आ गए। राजनीति एक हुई तो परिवारों की दूरियां भी मिटने लगी। दशकों तक कोर्ट के धक्के खाने के बाद दोनों पक्षों में समझौते की बात शुरू हुई। सितंबर 2024 में कोर्ट को बताया गया कि परिवार आपसी सहमति से बंटवारे के लिए तैयार हो गया है। ज्योतिरादित्य और उनकी बहन चित्रांगदा ने अपनी बुआओं के पक्ष में आपत्तियां वापस ले ली। फरवरी 2026 में अदालत ने उनकी याचिका मंजूर कर ली और राजीनामे के लिए 90 दिनों का वक्त दे दिया। और अब जुलाई 2026 में ग्वालियर कोर्ट में एक फाइनल समझौता एप्लीकेशन पेश कर दी गई है। परिवार एक दूसरे पर किए गए सारे मुकदमे वापस ले रहा है। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि सिंधिया घराने के पास कौन कौन सी बड़ी संपत्तियां हैं और किसके हिस्से में क्या आ रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य संपत्तियां जैसे जयविलास पैलेस ज्योतिरादित्य के हिस्से में आने की चर्चा है, जबकि कुछ हिस्सा बुआओं में बांटा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि यह लड़ाई आखिर कितनी बड़ी दौलत की थी। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक राशिद किदवई की किताब द हाउस ऑफ सिंधियास अ सागा ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड एंटरिंग में भोपाल के पत्रकार राकेश दीक्षित के हवाले से कहा गया है कि सिर्फ ग्वालियर का विशाल जयविलास पैलेस और उससे जुड़ी दूसरी संपत्तियों की कीमत 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जयविलास परिसर की खुली जमीन, जिसमें साझा सड़क भी शामिल है, उसकी कीमत 198 करोड़ रुपए है। रानी महल की कीमत 32.72 करोड़ रुपए, हिरणवन कोठी की कीमत 28.63 करोड़ रुपए है। शांति निकेतन की मार्केट वैल्यू 20.45 करोड़ रुपए और विजय भवन की कीमत 22.49 करोड़ रुपए बताई जाती है। इन संपत्तियों में ये सब भी शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र के श्रीगोंडा में 31.79 लाख रुपए की जमीन और लिंपिन गांव में 88.27 लाख रुपए की एक और जमीन भी है, जो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कब्जे में नहीं है। सिर्फ इन विरासत या पैतृक रिहायशी संपत्तियों की कुल मार्केट वैल्यू 326 करोड़ रुपए बताई गई है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF की चल संपत्तियां भी 26.57 करोड़ रुपए की हैं। इनमें 17.10 करोड़ रुपए के सोने के गहने, 1.13 करोड़ रुपए का 9 कैरेट सोने का कप, 6.88 करोड़ रुपए के चांदी के बर्तन और 20,000 रुपए कीमत के चांदी के सिगरेट केस भी शामिल है। अपनी निजी संपत्तियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई के समुद्र महल में 2 फ्लैट भी बताए हैं, जिनमें से एक उन्हें विरासत में मिला है। 3,553 वर्ग फुट के इन फ्लैट्स की बाजार में कीमत 35.53 करोड़ रुपए बताई गई है। विवादित चल संपत्तियों की सूची 300 पन्ने की है। इसमें 623 किलो सोना, 332 किलो चांदी और 9वीं से 14वीं सदी तक की प्राचीन पेंटिंग्स शामिल थी। ये पूरी संपत्ति 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। अब इसमें से किस संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, ये तभी पता चलेगा जब पूरा राजीनामा पब्लिक के सामने आएगा। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की यह कहानी सिर्फ दौलत की नहीं, बल्कि राजनीतिक मतभेद और पारिवारिक जिद की एक बहुत उलझी हुई गाथा है। एक मामूली सैनिक राणोजी से शुरू हुआ यह वंश भारत के इतिहास और राजनीति में बहुत गहरे तक बैठा हुआ है। लेकिन 35 सालों तक चली इस कानूनी लड़ाई ने बता दिया है कि राजघरानों की विरासत जितनी आलीशान होती है, उसका बंटवारा उतना ही खौफनाक होता है। लेकिन सिंधिया परिवार के लिए खुशी की बात यह है
कि आखिरकार सालों बाद परिवार का ये गेम ऑफ थ्रोन्स अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। तो ये था सिंधिया घराने का इतिहास और उसकी संपत्ति के विवाद का पूरा लेखा जोखा, जिसे किस्सा की स्क्रिप्ट में लिखा था मेरे साथी हिमांशु ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी तौफीक ने। यह किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे आप कौन सा किस्सा सुनना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।